हेलो एवरीवन, जिस वीडियो का आप इंतज़ार कर रहे थे वो अब आ चुकी है, यानी टॉपर्स के क्वेश्चन आंसर। टॉपर्स क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखते हैं इस वीडियो में मैंने वो बताया है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि सारे चैप्टर्स हमने इसमें डाल दिए हैं। तो आप इसे पूरा देखें वीडियो को, और बाकी जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर थे, जितने भी क्वेश्चंस उसमें से आ सकते थे, बन सकते थे, उससे रिलेटेड सारे वीडियोस मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। आप जाकर उसमें ज़रूर देखें। जस्ट ज्ञान टाइप करें, उसमें प्लेलिस्ट में 10th क्लास में क्लिक करें तो वो सारे वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कन्यादान कविता से है। तो कन्यादान कविता से आपके 2 मार्क के आपके बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। वैसे पैराग्राफ से क्वेश्चंस भी आए हैं। तो पैराग्राफ से क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, उसे हम कैसे 2 मार्क में लिख सकते हैं, उसका ध्यान हम देते हैं। तो ये टॉपर्स के द्वारा लिखे गए उस समय के आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दे रखा है, लड़की का अपने चेहरे के प्रति रीझना हानिकारक क्यों है। देखिए पहले हम पैराग्राफ देख लीजिए। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलाने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन की। तो अब की बार आपके पैराग्राफ से क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं, पद्यांश से रिलेटेड नहीं आ रहे, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं, खाली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आंसर हम यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं। लड़की का अपने चेहरे पर रीझना हानिकारक क्यों है। तो लड़की का, जब टॉपर्स ने आंसर दिया वो इस तरह से है कि लड़की का अपने चेहरे पर रीझना हानिकारक क्यों इसलिए है क्योंकि ससुराल के लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, और अगर वो उनकी बात में आकर अपने ही सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो जाएगी तो यही बात उसको सांसारिक बंधनों में बांध कर रख देगी। और उसे हमेशा सचेत रहना चाहिए और यथार्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं लोग उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें। आप ये लाइन भी जोड़ सकते हो। कविता में आग के माध्यम से समाज की किस समस्या की ओर संकेत किया है। डायरेक्ट आपके 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं। तो यहाँ आग के माध्यम से समाज की 2 समस्याओं की ओर संकेत किया है, गृह हिंसा और स्त्रियों पर अत्याचार। कभी कभी तो उन्हें डॉरी या किसी अन्य मामले में जिंदा जला दिया जा रहा है। दूसरा, स्त्रियों को सांसारिक बंधनों में बांध दिया जाता है और उसका खाना बनाना व घर के पालन पोषण तक ही उसे सीमित रखा जाता है और आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र और आभूषण के प्रति नारी के आकर्षक स्वाभाविक क्यों होता है। तो वस्त्र और आभूषण के प्रति स्त्रियों का आकर्षण स्वाभाविक होता है। स्त्रियां अपनी खूबसूरती पर रीझती हैं। वस्त्र और आभूषण उन्हें उनकी सुंदरता को बढ़ाने के माध्यम लगते हैं, अतः वो उसमें शाब्दिक भ्रम में खो जाती हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिसमें वो उलझ के रह जाती हैं। माँ ने उन्हें बंधन क्यों माना है। तो माँ ने, ससुराल के लोग बहू के वस्त्र और आभूषण देकर उनका मन जीतने की कोशिश करते हैं। वे उसे इसका लोभ देकर उन्हें घरेलू बंधनों में बांध देते हैं और उससे वह सारा काम करवाते हैं जिसमें उसकी इच्छा भी नहीं होती है। माँ ने बेटी को यह सब सीख क्यों दी। तो माँ ने अपनी बेटी को यह सब सीख इसलिए दी क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और सरल थी, सियानी नहीं थी। उसे व्यवहारिक जीवन की काल्पनिक सुखों का आनंद था, किंतु वो सांसारिक जीवन के यथार्थ और लोक व्यवहार से अपरिचित थी। अतः माँ उसे यह सब बताकर सचेत करना चाहती थी। तो इस प्रकार से कन्यादान का ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बता दिए हैं। आगे वाले जो 2 मार्क के क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से होंगे, वो भी 2 मार्क में आ सकते हैं। लड़की के विदाई के क्षण में माँ के लिए ही विशेषतः अधिक दुखद क्यों होता है। कन्यादान कविता के आलोक में उत्तर दीजिए, मतलब उसी के अनुसार उत्तर देना। 2014 में टॉपर द्वारा लिखा गया क्वेश्चन का आंसर है कि लड़की की विदाई के क्षण में माँ के लिए ही विशेषतः अधिक दुखद इसलिए होता है क्योंकि उसने इसे
बड़े लाड़ प्यार से उसे पाला था और वह उसकी साथी रही है, जिसमें वे अपनी हर बात कहती है और अपने हर सुख दुख बांटती है। वह उसको अपनी अंतिम पूंजी लगती है, साथ ही उसे उसकी चिंता भी है। जो तो बहू को ससुराल में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उससे परिचित है, इसीलिए वे अपनी बेटी की चिंता करती है। अब कन्यादान कविता में किसे दुख बांचना नहीं आता था और क्यों? कन्यादान कविता में जिससे लड़की की शादी हो रही थी उसे दुख बांचना नहीं आता था, अतः अभी भी वह सरल और सीधी है। उसे सुख की कल्पना थी, लेकिन जीवन में आने वाले दुख की नहीं थी, या दुख की कल्पना नहीं थी। ये CBSE द्वारा आया हुआ 2015 में क्वेश्चन आया है। इसके पास दे रखा है, कन्यादान कविता में माँ परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है? तो कन्यादान कविता में माँ परंपरागत माँ से भिन्न थी क्योंकि वह अपनी बेटी को सिखा रही थी कि अगर उसके साथ शोषण हो तो उसका विरोध करें। आमतौर पर माँ अपनी बेटी को ससुराल में ढलने के लिए कहती है, लेकिन इन्होंने इसके विपरीत उसे सारे काम कुशलता से करने को कहा, पर किसी के आगे कमज़ोर रहने को नहीं कहा। उसे निडर रहने के लिए सलाह दी और चेतना रहने की भी सलाह दी। ध्यान रखना कि बच्चे कई बार ये लिख देते हैं कि जो ससुराल वाले कहें वो करना, नहीं, उन्होंने ये बताया था कि तुम्हें अत्याचार नहीं सहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की सीख में समाज की कौन सी कुरीतियों की ओर संकेत किया है? कुरीति होती है बुराइयाँ। तो माँ की सीख में ससुराल में हो रहे शोषण की तरफ संकेत किया गया है। किस प्रकार बहुओं के प्रति ज़्यादातर उसे जला दिया जाता है और उन्हें कितना सहना पड़ता है, इसके बारे में बताया है। तो कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषण की शाब्दिक भ्रम क्यों कहा है? तो कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषण को शाब्दिक भ्रम कहा है क्योंकि आज स्त्रियों को वस्त्र और आभूषण देकर उन्हें प्रसन्न कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उन्हीं पर शोषण किया जाता है। लोग उन पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं। वस्त्र और आभूषण से तो सिर्फ उन्हें भ्रमित किया जाता है और स्त्रियों को कोमलता व सरलता आदि की मूर्ति होती है और फिर उसका शोषण कर लिया जाता है, यानी उसका फ़ायदा उठाया जाता है उसके इस नेचर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा क्यों कहा है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? 2016 में आया हुआ है कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि स्त्रियां प्रेम और सौंदर्य, कोमलता, सचेतता, सात्विकता, पवित्रता की मूर्ति होती हैं। उनका कार्य है सदैव बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और दूसरों की पेट की ज्वाला शांत करना होता है। इसीलिए माँ ने उसे लड़की बनने को कहा, परंतु आज के समाज उनकी इस गुण के कारण उसका शोषण व उन पर अत्याचार करता है, इसीलिए उसे लड़की जैसी दिखाई मत देना कहकर उनके अत्याचारों को स्पष्ट करना नहीं, बल्कि उसको सहना ना सिखाने की जिद करी है। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर न रीझने की सलाह क्यों दी? तो कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर न रीझने की सलाह इसलिए दी क्योंकि प्रसन्नता के वे शब्द उसे आदर्श रूप बंधन में बांध देते हैं और समाज के सामने उनकी इसी कोमलता उनकी कमजोरी बन जाती है। माँ का कौन सा दुख प्रमाणित था और कैसे? माँ को बेटी को दान में देते हुए दुख प्रमाणित था। उसकी बेटी उसे अंतिम पूंजी के समान लग रही थी, क्योंकि उसने उसे इतने प्रेम से पाला था कि जीवन भर उसे संभाल कर रखा था कि अब वह उसे किसी और को दे रही है। अब उसकी बेटी उसके लिए पराई हो रही है, इस कारण माँ का दुख इतना प्रमाणित था।
कन्यादान कविता को व्यक्त किन्हीं 2 सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख कीजिए। तो कन्यादान कविता में स्त्रियों को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लालच में आग में जला देने की बात की गई है और पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्री को वस्त्र और आभूषण के बंधन में बांधकर उसकी सरलता व कोमलता का फायदा उठाकर उससे पर अत्याचार किया जाता है। इस प्रकार कन्यादान कविता के तो आपके टॉपर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब है देश के प्राकृतिक स्थलों के सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सेनानी वहां के पर्यावरण को दूषित कर देते हैं। इस नैसर्गिक सौंदर्य की सुरक्षा में आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कैसे करेंगे? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आलोक में उत्तर दीजिए। तो भारत एक बड़ा ही सुंदर देश है किंतु इनके प्राकृतिक स्थलों में सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सैलानी वहां के पर्यावरण को दूषित करते हैं। देश के नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी रक्षा करें। उनके नैसर्गिक सौंदर्य की सुरक्षा के लिए हम निम्नलिखित योगदान दें। अपने शासकों पर पर्यावरण स्थलों की सुरक्षा के नियम बनाने का लिए दावा डालेंगे। हम खुद कभी ऐसे हरकत नहीं करेंगे। हम अन्य नागरिकों को इस विषय के प्रति जागरूक करेंगे और प्रकृति की महानता के बारे में उन्हें बताएंगे। देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह की कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। सैनिकों के जीवन मूल्य को अपनाया जा सकता है, चर्चा कीजिए। देश की सीमा पर बैठे हमारे सैलानी, हमारे सैनिक भाई और कहने को हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देते रहते हैं। अपने घर परिवार से कोसों दूर भारतीय सीमा पर आम नागरिकों की रक्षा करना और यह कोई आसान बात नहीं है। वहाँ पर वातावरण हमेशा सुरक्षित नहीं होता, कभी भी गोलीबारी हो सकती है। ऐसे माहौल में वह अपना सारा जीवन बिताते हैं। उनके परिवार को उनके साथ सिर्फ साल के कुछ दिन ही मिलते हैं, लेकिन कभी कभी तो कुछ सैनिक अपनी जान भी गंवा देते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए सैनिक ऐसे जवान सेनानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे हमें जीवन के मूल्य रखने वाले अलग लोगों का उदाहरण मिलता है, जैसे दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी दांव पे लगाना, अपने देशों के प्रति मर मिटना और दूसरों के सहायता और सुरक्षा के लिए हर वक्त हाजिर रहना। ऐसे जवान सिपाहियों को हमारा सलाम। अब साना साना हाथ जोड़ी पाठ में प्रदूषण के कारण हिमपात में कमी पर चिंता व्यक्त की गई है। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आते हैं, हमें इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इनमें से ज़रूर आ सकता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आया है। तो इस वीडियो को पूरा देखो जिससे कि क्लियर हो जाए आपको कितना आता है और जो नहीं आता वो भी क्लियर हो जाए। आज के पूरे विश्व में प्रदूषण सबसे बड़ा व आगे बढ़ता हुआ खतरा है, जिसके कारण आज हिमपात तक में कमी आ रही है। प्रदूषण का अर्थ होता है कि हमारे पर्यावरण में वैसी घटक का मिलना जो हम नहीं चाहते हैं तथा वो मिलकर पर्यावरण को दूषित ही करते हैं। इससे अनेक दुष्परिणाम हैं, जैसे अम्लीय वर्षा का कम होना, ओजोन परत का ह्रास, कृषि पैदावार कम होना, शारीरिक अपंगता, जीव जंतुओं का मरना और प्राकृतिक आपदा, घनघोर बीमारियां आदि। इसके रोकथाम के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। कम दूरी के लिए पैदल व साइकिल का प्रयोग करें, प्लास्टिक का कम प्रयोग करें, जैविक कृषि करें, वृक्षारोपण करें, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। नालियाँ गंदे पानियों का सही तरीके से रिसाव होना चाहिए या सिस्टम होना चाहिए, उसे पुनः चक्रण करना चाहिए। यानी अगर जो हमारा पॉल्यूशन या बेकार कूड़ा होता है उसे दोबारा से यूज़ करते हुए ख़त्म करना चाहिए। जैव कचरों के अच्छी तरह से
निकास होना चाहिए, जैव कचरों का अच्छी तरह से निकास होना चाहिए। अजैव कचरों के सुव्यवस्थित ढंग से निपटारा होना चाहिए। अच्छा, जैव कचरे का अच्छी तरह से निपटारा करें और अजैव कचरों का सुव्यवस्थित ढंग से निपटारा करें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करें। बाहर जाते समय विद्युतीय उपकरणों को बंद कर जाना चाहिए और मोबाइल व इंटरनेट का कम प्रयोग करें। बहुत अच्छा लिखा है बच्चे ने। आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। एक फौजी के इस कथन का जीवन मूल्य की दृष्टि पर आप चर्चा कीजिए। तो यह कथन पाठ साना साना हाथ जोड़ी के एक फौजी के द्वारा कहा गया है। जब लेखिका ने उनसे पूछा कि इतने ठंड में वहाँ कैसे रहते हैं, तब इस कथन में हमें पता चला कि फौजी अपने देश के लिए, फौजी जवान ऐसे स्थानों पर दिन रात पहरा देते हैं। आम जनता के प्रति आम जनता के लिए अत्यंत विषत है। ऊंचे नीचे बर्फीले पहाड़ों पर पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है। यह जवान वहां तैनात रहते हैं। रेगिस्तान की गर्मी में दिन में क्षण या झुलस देने वाली जो धूप होती है उसके लिए तैनात रहते हैं और हाफ का अनेक विषमताओं का सामना करते हैं। इन्हें लगातार दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। यह अपना कार्य अपने परिवार से दूर रहकर करते हैं। ये जवान हमारे देश के गौरव और प्रतिष्ठा का अक्षुण्ण करते हैं। ये महारथी हैं। अतः हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उन्हें मान दें, सम्मान दें, उनके परिवार के प्रति आत्मीय संबंध बनाए रखें और फौजी जवान सीमाओं पर तैनात इन तथ्य को जानते हुए देश के लोग चैन की नींद सो सके। इसलिए हम इतना तो कर सकते हैं कि जवानों को गर्म कपड़े भिजवाएं और दवाइयाँ इसे सम्मानित करें। नेक्स्ट इसका ये है आपका कि आपके जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद कैसे लिखना है। तो प्रिय मित्र के ऊपर इस बच्चे ने अनुच्छेद लिखा है। इसमें लिखा है कौन, प्रिय होने का कारण और परस्पर संबंध। तो प्रिय मित्र कौन हो, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी तेजे कसे तेई साचे मीत। रहीम द्वारा लिखा गया ये दोहा बहुत अच्छा है। तो बच्चे ने यहाँ से स्टार्टिंग करी। आपको दोहा नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मित्र का एक इंसान के जीवन में अलग ही महत्व है। मित्र मानव जीवन की आवश्यकता है। मित्र हमें सहारा देते हैं, हमारे सुख दुख को बांटते हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे सुख को नहीं बल्कि जो हमारे दुख को बांटता है। कठिन समय में वह हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एक सच्चा मित्र कभी भी किसी की भी कीमत पर हमारा साथ नहीं छोड़ता, न ही हमें धोखा देता है। वे हमेशा हमारी भलाई चाहता है और हमें यही सही रास्ता दिखाता है। एक सच्चा मित्र भले ही हमारे खूब कमियां बताए पर वो हमें उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित करता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक सच्चा मित्र एक सच्चा साथी होता है। हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ हमारा मदद करता है। यह सच है कि हाँ, सच्चे मित्र को चुनना मुश्किल है किंतु वो नामुमकिन नहीं है। हमें अपने मित्र बड़े सावधानी से चुनने चाहिए, उनके स्वभाव की समझना चाहिए और हमें हमेशा खुद अच्छा इंसान बुरे इंसान से या कुबुद्धि इंसानों से दूर रहना चाहिए। हमें गलत और सही का फ़र्क जानना चाहिए। यही वही सच्चे मित्र है जो हमारी गलतियों को दिखाकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है ताकि हरदम हमारी पूजा करता हो। और एक सच्चा मित्र मिलना मुश्किल है और एक बार मिलने के बाद उसे कभी ना जाने देना चाहिए। अच्छा, एक और दे रखा है काल है करे सो आज कर। तो कल करे सो आज कर वाला है। अर्थ स्पष्ट पहले इसका करना है। समय का सदुपयोग क्यों और सदुपयोग कैसे। तो कल है करे सो आज। तो कल है करे सो आज कर
बहुरी करेगा कब, पल में प्रलय होगी, फिर करेगा कब। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें आज सारे कार्य अपने सही ढंग से अभी कर लेने चाहिए। कहा करे सो आज कर का अर्थ है जो कुछ कल करना चाहते हो उसे आज करो, जो आज करना चाहते हो, क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगी। फिर कुछ कार्य को कब करोगे उस कार्य को तुम, हम प्रलय का मूल्य समझना चाहिए और उस वक्त का मूल्य समझना चाहिए और अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और हमें समय की पहचान कर अपने मूल्य को समझना चाहिए। वर्तमान या भूत या फिर भविष्य को छात्र की सफल बन पाता है यदि जिस समय का सदुपयोग करना सीख लिया। हम जितने भी बड़े व्यक्ति को देखते हैं, जैसे मुकेश अंबानी या फिर हमारे शिक्षक, जिन्होंने भी अपना लक्ष्य प्राप्त किया है, उन्होंने समय को पहचाना है। वह अपना इतना उचित उपयोग करते समय का इतना उचित उपयोग करते हैं कि अगर हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहना है तो समय का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। आज देश समाज सभी को यह अनुभव होना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें वक्त पर हर कार्य करना चाहिए। जीवन में अनुशासन और हम उसका सदुपयोग कर सकें। अगर हम छात्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसमें निश्चित समय पर तालिका बनाकर अपना कार्य करना चाहिए और हमारा जीवन में अनुशासन होना चाहिए जो हमारे कार्य और हम स्वयं व्यवस्थित हो सके। अतएव समय को हमें पहचान कर उचित अवसर का प्रयोग कर हम अपने जीवन में सफल बन सकें, खुद को राष्ट्र तथा गुरु की सेवा में निहित कर सकें। अनुशासन से हम स्वयं को व्यवस्थित कर लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। जीवन हाल के समय में पहचानना चाहिए और सबसे अच्छा कार्य यह होता है कि पहचानना चाहिए कि सफलता हमारी निकट होती है। समय और सदुपयोग दोनों मिलकर ही हमारे जीवन को सफल बना